जो लोग हमारे शो देख रहे हों उन तक ये कि मैसेज क्लियर हो जाए एक डॉक्टर और एक्सपर्ट की तरफ से कि आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर भेज सकते हैं, और वो अब हम कह पा रहे हैं। क्यों? स्कूलखबर.com में आपका स्वागत है और आज सीधा सवाल में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुबीर जैन जी से। आज इसलिए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुबीर जैन जी से क्योंकि डॉक्टर सुबीर जैन जी ना केवल ईएनटी के एक्सपर्ट हैं, बल्कि आज कोरोना काल में जो बहुत अलग अलग समस्याएं लोगों को आ रही है उन सब समस्याओं पर अपनी राय भी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह से हम आज कोरोना काल में सावधानियां क्या क्या रख सकते हैं, किस तरह से उनके बचाव रख सकते हैं, और चूँकि बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो क्या स्कूल में उनको सावधानियां रखनी पड़ेगी जिससे वो अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सके और उनको कोई समस्या भी नहीं आए। तो डॉक्टर सुबीर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और एक आप चूँकि ईएनटी एक्सपर्ट हैं तो एक बड़ी समस्या अभी आ रही होगी, आपके सामने अलग अलग लोग आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कोरोना काल की ये जो स्थिति है, ओवरऑल परिस्थिति बनी है, किस प्रकार से आप देखते हैं? और एक ईएनटी एक्सपर्ट होने के नाते क्या लग रहा है कि क्या सचमुच कोरोना इतना खतरनाक है? आपके इस प्रश्न में दो भाग हैं। आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव पर्सन। ज़िंदगी में हर कोई चीज़ अगर कुछ थोड़ा बहुत निगेटिव भी होता है तो वो सिखा के जाता है। इस कोरोना काल में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, और जो मेन बात है, आज हमारा जो मेन मकसद है बच्चों को लेकर, डेफिनेटली बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, और किसी भी कीमत पर कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को किसी भी तरह से, कोरोना तो बहुत दूर की बात, कोई तकलीफ़ हो। और इवन हम भी यही चाहते हैं, यही पॉजिटिविटी है जी। और इस पॉजिटिविटी में जो दूसरी पॉजिटिविटी है, बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन बहुत कम देखने को मिला है, और सीवियर केसेस तो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर लें, इतने कम जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे स्टार्ट होते हैं, जो स्कूल जाते हैं 2-3-4 साल से लगा के तो 17-18 साल तक, जस्ट कॉलेज के पहले तक में, इस एज ग्रुप में कोरोना बहुत कम देखने में आया है जी। जिन बच्चों को इन्फेक्शन भी हुआ है, जैसे किसी के पेरेंट्स इन्फेक्टेड हैं, उसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसके बावजूद सीवियरिटी बहुत कम थी जी जी। मैंने कई सारे पीडियाट्रिशियंस जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी चर्चाएं हुई है, और हम डे टू डे डिस्कस करते ही रहते हैं एकेडमिक्स पे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रहा है। नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं कि कोरोना काल में आज जो कोरोना बीमारी है ये बच्चों के लिए उतनी खतरनाक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी। सीवियर केस जैसा आपने बताया कि हम उसको फिंगर टिप्स में काउंट कर सकते हैं, शायद इतने ही होंगे इस पूरे देश में। यस। तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए है कि जहाँ पर भी कोरोना हुआ है, एक तो कोरोना एकदम नया वायरस, जो सार्स कोविड-19 वायरस जो है वो एकदम नया, और ख़ास करके वृद्ध लोग, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स, कैंसर के पेशेंट्स, उन लोगों में कोरोना की वजह से हमने उन लोगों को, कई लोगों को खो दिया जी। इस वजह से बहुत सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो सब भी एक परिवार के ही सदस्य थे, कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े हुए थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा डर है, और उस डर की वजह से हम हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, और इसीलिए स्कूल नहीं भेजना, एसएमएस का पालन करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, ये सारा सब इसलिए है। यानी अगर कोरोना का जो ये घबराहट है ये केवल डर है बच्चों के लिए, अगर मैं स्पेशली बात करूं, क्योंकि डेटा यही बोलता है, आपके हिसाब से डेटा यही बोलता है। बिल्कुल। यानी आज अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स को बच्चों को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं, ये आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये माना जाए? यस यस।
तो यदि डर नहीं है इतना, तो फिर ये डर मुझे लगता है कि या तो फिर डॉक्टर कम्युनिटी इस डर को नहीं निकाल पाई। क्या है, साइंस डेवलपिंग फेज में है। जब आज से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले कोरोना आया था, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे सारा साइंस डेवलप हुआ है, कोरोना के ट्रीटमेंट डेवलप हुआ है, रिफाइन हुआ है, और अब फाइनली जाके वैक्सीन डेवलप हुआ है। तो अब कॉन्फिडेंट हैं। और वैसे भी अगर मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए जी, तो कोरोना का मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम, हार्डली 2.7 to 3% है। अगर 100 लोग कोरोना से ग्रस्त होते हैं तो उसमें से हार्डली 2 या 3% लोगों की मृत्यु होती है। और वो भी मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मृत्यु होती भी है वो जिन्हें कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, जैसे डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन लोगों में खास करके मृत्यु दर ज़्यादा देखने में आई है। ओल्ड एज, जी, मोर देन 65-70 ईयर्स के जो लोग हैं वहाँ ज़्यादा खतरा है, बाकी नहीं। आपके जानकारी में कोई भी ऐसा केस जो बच्चा नॉर्मल कंडीशन में, जिसकी ना डायबिटीज़ हो ना उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कोई बच्चा नज़र में आया जिसकी डेथ हुई हो? ना, नहीं। मेरे पीडियाट्रिशियन से बहुत डिस्कशंस हुए इस बारे में, उनसे मैंने चर्चा भी करी। सिर्फ एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक बच्चे को एडमिट करके रेमडेसिविर इंजेक्शन देना पड़ा, सिर्फ एक। बाकी रूटीन जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही अपने आप ठीक हो गए, क्योंकि बच्चों की जो इम्यून सिस्टम रहती है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लोग हमारे शो देख रहे हों उन तक ये मैसेज क्लियर हो जाए एक डॉक्टर और एक्सपर्ट की तरफ से कि आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर भेज सकते हैं। और वो अब हम कह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोरोना साइंस डेवलप होने में 8 से 9-10 महीने लगे हैं, और अब वैक्सीन्स भी आ चुके हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन्स लगेंगे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, और कोरोना का जो फैलना है वो स्टॉप लगेगा उस पर। तो अच्छा, बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो क्या उनको SOP का पालन करने की ज़रूरत है? 100% करना ही चाहिए। रीजन पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि बच्चों की इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे गए अपने घर पे, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, दे मे एक्ट एज ए साइलेंट कैरियर, देन इट विल बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना चाहिए बच्चों को, मास्क का उपयोग निश्चित तौर पर, सैनिटाइज़र का उपयोग निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि ठीक है, स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खोलना चाहिए, वैक्सीन्स आ ही रहे हैं, वैक्सीन्स लगना भी शुरू हो चुके हैं। बस में डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, स्कूल में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, एंट्री हो रही है बस में ही एंट्री हो रही है, थर्मल गन रखिए। अगर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इन्फेक्टेड है, फीवर है, उससे प्रॉब्लम है, बच्चे को घर भेज दीजिए। उस बच्चे को आप बस में एंटर ही मत करवाइए, सो दैट बाकी बच्चे भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे एंड वी विल हैव ए सेफ। और जो वायरस की जो लिंक है, जो चेन है, वो ब्रेक होगी। उसमें ब्रेक होने में SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड डिस्टेंस एंड अलॉन्ग विथ वैक्सीन। आपने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इवन अगर वैक्सीन लग जाएंगे तो भी मास्क का उपयोग करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी है। विद इन 24 आवर्स इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं होती, इट टेक्स टाइम। आज पहला इंजेक्शन लग रहा है, 28 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लग रहा है, ग्रेजुअली इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, इट टेक्स टाइम। तो जब तक पूरी तरह से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है तब तक तो निश्चित तौर पर SMS का पालन करना ही चाहिए। यानी सरकार अभी स्कूल खोल रही है, जैसे 9 to 12 के स्कूल खुल गए हैं, अब 1 to 8 के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल खुलना चाहिए। तो आप इसको सही मानते हैं कि अब 1 to 8 का स्कूल, ये इस एज का जो बच्चा है यदि स्कूल जाएगा तो सेफ़ है? सेफ्टी तो है, एज सच कोई बात नहीं है। अगर SMS का पालन किया जा रहा है बच्चा सेफ है। हमें देखना यहाँ पर अदर वे राउंड है जी। बच्चे तो सेफ हैं, बच्चों की इम्यूनिटी तो है,
बच्चे साइलेंट करियर की तरह काम नहीं करें। कुछ पीडियाट्रिशियन से, बाल रोग विशेषज्ञों से बात हुई, पीडियाट्रिशियंस ने सफ़र किया। क्यों? क्योंकि बच्चे साइलेंट करियर थे जी। तो टीचर्स रिस्क पे रहेंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रिस्क पे रहेंगे अगर हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। तो यानी कि जब हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे के साइड से पेरेंट्स निश्चिंत हो सकते हैं। बच्चों से खुद के घर में किसी को, आप खुद को, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को हो सकता है, ये एक डर हो सकता है, लेकिन बच्चों को लेकर पेरेंट्स को निश्चिंत हो जाना चाहिए, ये आप मैसेज देना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली। तो बच्चों को खेलने देना चाहिए। बच्चे वैसे ही खेल रहे हैं, आराम से सब बच्चे खेल रहे हैं। और आप देखिए कितने बच्चे मास्क लगा रहे हैं, हार्डली। अगर हम कहीं हमारे गली मोहल्ले में ही देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, तो बच्चे सब खेल कूद रहे हैं और एज सच कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर प्रिकॉशन, अगर मैं बात करूं, जैसे चूंकि स्कूल खुल रहा है, तो अगर वो पूरा प्रिकॉशन बच्चा ले रहा है तो भी क्या उसको कोरोना होने की संभावना रहेगी, बच्चे को या बच्चे से किसी और को? मोस्टली तो प्रिकॉशन अगर ले रहे हैं तो चांसेस बहुत क्षीण हैं, बहुत कम हैं जी। वो साइलेंट करियर की तरह काम कर सकता है, ये कोई नहीं कह सकता। आज किसको है कोरोना एंड हु इज़ अ साइलेंट करियर, नोबडी नोज इट। कोई भी अगर करियर है, हमें अपना ख्याल रखना है, सेल्फ प्रोटेक्शन जरूर से, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर उतना भर कर लिया तो मेरे ख्याल से फिर कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि फिर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, बच्चे के साइड से, मुझे लगता है कि ये शो अभी तक जितने लोग देख रहे होंगे उनको ये बात क्लियर हो गई होगी कि बच्चों को कोरोना नहीं होगा, निश्चिंत रहें। बहुत माइन्यूट केस मिले हैं और सीवियर केस बिल्कुल नहीं पाए गए हैं, प्रैक्टिकली नो। इसलिए पेरेंट्स को निश्चिंत होने की ज़रूरत है बच्चों के साइड से। अब अगर मैं बात करूं पेरेंट्स के साइड से, तो क्या, चूँकि ये नाक और गले के माध्यम से, जैसा सबको मालूम है कि उसके माध्यम से फैलता है, तो क्या यही माध्यम है इसको होने का? 100% नाक और गला जी। नाक का पिछला हिस्सा रहता है नेजोफेरिंग्स और गले का पिछला हिस्सा रहता है, मुंह का पिछला हिस्सा कहलाता है ओरोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, नाक और मुंह के पिछले हिस्से में ये वायरस जाके स्टोर होता है और वहाँ से नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उतरता है, ये लंग्स में जाता है। तो कितना टाइम पीरियड होता है उसका वहाँ पर रहने का? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वहाँ रहने का नहीं कह सकते। इंक्यूबेशन पीरियड करीब करीब 10 से 14 दिन के करीब करीब कहते हैं। अच्छा। हाँ, और कभी भी कोई भी एक्सपोजर हुआ तो जो हम आइसोलेशन भी करते हैं जी, 14 डेज, होम क्वारंटाइन 14 डेज जी, वायरस को जितना भी जो भी कुछ करना है वो 7 से 10 दिन 14 दिन में सब कुछ वो कर लेता है, बॉडी को इफेक्ट कर देता है, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जी। एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देंगे कि यदि ये आप कहीं एक्सपोज होते हैं ऐसी जगह पे, आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो गए हैं ऐसी जगह पर, तो फिर उस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक्सपोज हो गए हैं तो सबसे पहले तो टेस्ट करवा लें, RT-PCR, नेजोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल स्वैब कहलाता है। RT-PCR टेस्टिंग होता है, उससे मालूम पड़ जाता है कि नाक में या गले में कोरोना वायरस का प्रेजेंस है या नहीं है। अगर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है देन इट कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक वन। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एसिम्टोमेटिक रूप में भी वो ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि अगर ऐसा सिम्टम आ जाता है, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो भी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि जो आपने बोला कि उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना, ये थोड़ा समझा पाएंगे कंसंट्रेशन लेवल? बिल्कुल। RT-PCR टेस्टिंग में 24 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है जी। 24 से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। 24 से नीचे के कॉन्सेंट्रेशन जो रहते हैं दे आर डेंजरस। अच्छा, दे आर मोर प्रॉब्लमेटिक। 24 से ऊपर जैसे जैसे जाते जाता उतना डाइल्यूशन होते जाता है, उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। 30, 32, 34, 37 नो प्रॉब्लम। इवन
कोई अगर कोरोना से इन्फेक्ट हो जाता है और उसका रिपीट RT-PCR करवाते हैं, 15वें 16वें दिन पॉजिटिव आ गया, फिर 20वें 22वें दिन फिर पॉजिटिव आ गया, करीब करीब 1 महीने तक यूजुअली कई लोग पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उनमें स्प्रेड करने की क्षमता नहीं होती क्योंकि वायरस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। ओके, तो वो कैरियर नहीं बन सकते ना, चूँकि अब वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन, बिल्कुल। तो वैक्सीन आने के बाद अब वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीन यदि मुझे लग जाती है उसके बाद भी क्या मुझे सावधानियां रखनी है? यस, निश्चित तौर पे। इसलिए कि वैक्सीन का पहला डोज लगा, वैक्सीन का दूसरा डोज लगा, कुछ में 15 दिन में लगाते हैं, कुछ में 28 दिन में लगा रहे हैं। इम्यूनिटी 1 दिन में डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ की शरीर की लड़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ की शरीर की लड़ने की क्षमता वीक होती है। जिनमें बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी रहती है उनमें एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, और जितनी जल्दी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, कोरोना वायरस अटैक करेगा तो भी वो मारा जाएगा। एंटीबॉडीज़ विल टेक केयर ऑफ हिम। तो उस पेशेंट को, उस इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोरोना के सिम्टम्स नहीं आएंगे। बट ये हर बार हम टेस्ट नहीं कर सकते कि कितनी एंटीबॉडीज़ हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ है वो है SMS। सोशल डिस्टेंसिंग रख लीजिए, मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कर लीजिए। जब भी हमारा एरोसॉल जोर से छींके, खांसे, जोर से सांस छोड़ी, उसके माध्यम से कोरोना वायरस हवा में उड़ता है और वो सामने वाले के श्वसन तंत्र में या ओरल कैविटी में एंटर होता है। अगर 6 फीट का डिस्टेंस है, कोरोना वायरस मात्र 3, सवा 3, 4 फीट तक ही ट्रेवल कर पाता है और हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल हो जाता है। तो एक डिस्टेंस अगर मेंटेन हुआ 6 फीट का, सो दैट इज़ आइडियल। सैनिटाइजेशन हो गया और रूट ऑफ एंट्री है नाक और मुंह, बहुत सिंपल है, ये बंद कर लीजिए। यू आर मोर देन 100% सेफ। सुबीर जैन जी, बहुत अलग अलग सवाल हमने आपसे पूछे और हर एक, चाहे वो छोटे बच्चा को लेकर हमने बात की जो उनके पेरेंट्स के मन में डर था, मैंने बड़ों को लेकर बात की, उस पर आपने बात रखी, और किस तरह से ये वायरस लोगों को एक्सपोज होता है और किस तरह से लोग बच सकते हैं। आपने हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सीधा सवाल में आज हमने बात की ENT एक्सपर्ट डॉक्टर सुबीर जैन जी से। एक बात बहुत क्लियर है आज के इस डिस्कशन से कि बच्चों को कोरोना होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो आपके मन में यदि अपने बच्चों के लिए डर है तो वो आप डर हटा दीजिए, क्योंकि बच्चे, सर ने जैसा बताया कि बच्चे एक करियर बन सकते हैं। इसलिए हमें खुद के लिए और अपने घर में रह रहे बुजुर्गों के लिए सावधानियां बरतनी है और बच्चों को आराम से खेलने देना है। कि सीधा सवाल में आज हमने आपके जो सवाल थे, जो आपके मन में डर था, उनको कहीं ना कहीं क्लियर किया है। लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं, आपके मन में कोई ऐसा डर है जो रह गया है या सवाल ऐसे रह गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवालों का जवाब दें। और यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।